मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अंजनी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बच्चा जिस विषय पे बात करेंगे वो क्या है? सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप किसी भी क्लास में हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इवन आप जिस भी क्लास में जाते हैं, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको सेल इसेंशियल कंपोनेंट होता है जिसे आपको पढ़ना पड़ता है। आज का जो हमारा टॉपिक है सेल, इसमें हमें क्या क्या याद रखना है और क्या क्या चीज़ें समझनी है। तो सबसे पहले चीज़ें आपको पॉइंट ऑफ रिमेंबर में क्या साफ साफ लिखा गया है? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होता है भाई? सेल क्या होता है कि जो सेल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? सेल से। और जो सेल होते हैं इनके कई प्रोडक्ट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सेल फॉर्मेशन में। यानी अगर हम आपसे कहा जाए कि किसी भी सेल के बारे में बात करेंगे तो सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यानी जो सेल है वही नए सेल का फॉर्मेशन कराता है। अब इसके लिए एक थ्योरी आई थी जिसे किसने दिया था? स्लाइडन एंड स्वान ने। स्लाइडन एंड स्वान ने जो ये थ्योरी दी थी इसे क्या कहा गया था? सेल थ्योरी, जिसे मॉडिफाई किया था रुडोल्फ विर्चाव ने। किसने मॉडिफाई किया था? रुडोल्फ विर्चाव ने। अब सेल क्या होता है बच्चा, ये आपको समझना होता है। तो सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जो सेल होता है ये क्या करता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका? फंक्शनल। फंक्शनल कहने का मतलब है कि जो हमारा बॉडी फॉर्मेशन होता है, जो बॉडी वर्क करती है, इसमें हेल्प करता है। मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल यानी फिजिकली एंड इंटरनली जब कंडीशन की हम बात करते हैं। एनाटॉमिकल, इनसाइड ऑफ द कंडीशन जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं। और क्या होता है? जो हमारा बॉडी शेप होता है, इन सबको डिफाइन करने का काम कौन करता है? सेल करता है। अब नेक्स्ट वन आपको यहाँ पे क्या समझना है? क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। अब सेल को कई तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। किसके किसके बेस पे? अगर हम बात करें न्यूक्लियस के बेस पर, तो जो सेल होते हैं, सेल दो टाइप में डिवाइड किए गए। एक प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। अब बच्चा जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। यानी न्यूक्लियस एब्सेंट हो या अनडेवलप्ड कंडीशन में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो और डेवलप्ड कंडीशन में हो तो उसे क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब जैसे दिया है बच्चा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट प्रोकैरियोटिक सेल में दिया है कि जनरली स्मॉल साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनका साइज जो होता है वो कितना होता है? 1 to 10 माइक्रोमीटर। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनका साइज क्या होता है? 5 to 10 माइक्रोमीटर। यानी प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। सेकेंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या एब्सेंट होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या अनडेवलप्ड कंडीशन में होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में हम जब बात करते हैं तो क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। यानी जो न्यूक्लियस होता है वो कंप्लीट होता है, डेवलप्ड कंडीशन में होता है। थर्ड वन है हम क्या बात करते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। यानी जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनमें के ऊपर क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है, लेयर होती हैं, ऐसे ऑर्गेनेल क्या होते हैं? इनमें एब्सेंट होते हैं। किनमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? डीएनए विदाउट हिस्टोन कवरिंग। यानी जो इनका इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए। जबकि यूकैरियोटिक में हम जब बात करते हैं तो उनमें क्या होता है? डीएनए होता है। अगर बच्चा यूकैरियोटिक में डीएनए है और हिस्टोन कवरिंग के साथ है तो उसे हम जनरली किस में प्लेस करा रहे हैं? यूकैरियोटिक में। लेकिन अगर डीएनए है लेकिन साथ में क्या हो जाए? हिस्टोन कवरिंग ना हो, तब उसे हम किस में समझते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और समझनी है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो यूकैरियोटिक सेल है, इनमें क्या डिफरेंशिएशन है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव। और जो यूकैरियोटिक होते हैं जनरली क्या होते हैं? ग्राम निगेटिव। अब यहाँ से आप बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग बात करेंगे। जो बैक्टीरिया
आयोडीन, थायमीन और सल्फर के सॉल्यूशन में पॉजिटिविटी शो कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो नहीं शो कराते उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब बच्चा जो ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव कंडीशन है ये किसके लिए बना है बेटा, स्टेनिंग के लिए। किसके लिए बना है, स्टेनिंग। स्टेन कहने का मतलब है कि किसी को रंगना, यानी आप कोई चीज पेंट कर रहे हो, स्टेन कर रहे हो, तो इसी के बेसिस पर क्या बना, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल इनवेलप, यानी जो सेल इनवेलप है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। अगर बेटा पहली लाइन में ही बोला जा रहा है स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर कह दे यानी बहुत पतली सी लेयर हो, तो इसे पतली सी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, लूज शीथ। क्या बोलते हैं, लूज शीथ। सेकेंड वन क्या है, कैप्सूल। कैप्सूल में क्या होता है बेटा, थिक एंड टफ शीथ, यानी मोटी और मजबूत शीट होती है, यानी जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर बाउंड्री होती है, वो क्या होती है, कैप्सूल में मोटी होती है और कड़ी होती है या मजबूत होती है। थर्ड वन, मीजोजोम्स। मीजोजोम्स क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फैलाव होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीजोजोम्स। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूबुल्स एंड लैमेली, यानी ये जो मीजोसोम्स हैं ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल के फॉर्म में, ट्यूबुल्स के फॉर्म में और लैमेली के फॉर्म में। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, फंक्शन। तो फंक्शन में आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, यानी जो सेल का फंक्शन है वो क्या है कि सेल फॉर्मेशन में है, डीएनए रेप्लिकेशन में है, और जो नई सेल फॉर्म हुई उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराने में होता है। और किस में हेल्प करता है, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि इनहेल ऑफ द gases and exhale of gases. Inhale of the gases is placed due to oxygen, whereas in exhale of gases is placed due to carbon dioxide. Secretion process belongs with the synthesis of new obtained synthetic material. Next one in this belongs with the to increase surface area of plasma membrane. It means it is generally causes the extension of nature of plasma membrane, by which generally it is responsible for enhancement of surface area and enzyme content, and it is also responsible for amount of enzyme। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट वन आपको यहाँ पे क्या समझना होता है, फ्लैजला। फ्लैजला क्या होता है, फ्लैजला इज द एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल which is the composed of three structural filament, hook and basal body, in which in any cell this is belongs with the flagella. This is known as basal body, this is known as hook, this is hook, this is basal body, and this one is known as filament. It means the surface which is attached with the cell wall, cell membrane, that is known as basal body, and the terminal end of free sphere is known as hook, and the enlargement and spring like or thread like structure is known as filament. And this flagella is helps in the motility of bacteria, some protozoan animals, and some specify structure in animal or plant. Next one, pili and fimbriae. Pili and fimbriae, this is also present in the bacteria which is the maintaining the rocks in stream and hard tissues. It means it is responsible for attachment of rocks in the hot spring seasons. That is clear. नेक्स्ट वन बेटा यहाँ पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब है कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो मटेरियल, जो कंपोनेंट, जो हेरिडिटी और वेरिएशन को ट्रांसफर कराते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, जेनेटिक मटेरियल। और ये जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल दो टाइप के हो सकते हैं,
एक डीएनए दूसरा आरएनए। अब जो डीएनए और आरएनए है इनमें क्या होता है कि जो स्ट्रैंड होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। नेक्स्ट वन आपको यहाँ पे क्या समझना है, यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल में जो है बच्चा वो क्या होता है, लार्ज डिफरेंशिएशन होता है, लार्ज कंडीशन इनबिल्ड होती है। अब जैसे पहला सेल मेम्ब्रेन है, इसमें सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने किया था बच्चा, सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने किया था, सिंगर एंड निकोलसन, ये आपको याद रखना है। द सिंगर एंड निकोलसन गेव फ्लूइड मोजाइक मॉडल अकॉर्डिंग टू क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। यानी इन्होंने ये कहा कि जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो किसकी तरह मूव करता हो, फ्लूइड की तरह, लिक्विड की तरह, उसके बेस पे ही इन्होंने इसे क्या नाम दे दिया, सेल मेम्ब्रेन। और इन्होंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये किसका बना होता है, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये बात क्लियर है। अब जो इनमें इरेथ्रोसाइट्स मेम्ब्रेन होती हैं, जो हमारे इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन बच्चा आपने पढ़ा होगा, इरेथ्रोसाइट किसे बोला जाता है, ब्लड को। अब इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन जो होती है, ब्लड की जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या होता है, 52% प्रोटीन होता है। क्या होता है, 52% प्रोटीन। और प्रोटीन में बच्चा कौन सी प्रोटीन होती है, मायोसिन एंड ग्लोबुलिन, मायोसिन एंड ग्लोबुलिन एंड 40% क्या होता है, लिपिड। यानी 52% प्रोटीन, 40% लिपिड एंड अदर आर द सेमी कंडीशन। अब बच्चा इनमें फंक्शन क्या होता है ये आपको समझना है। तो बच्चा इनका फंक्शन क्या होता है, इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, सेमी परमिएबल, यानी ये इंपॉर्टेंट मैटर को ही ट्रांसपोर्ट कराता है। यानी इंपॉर्टेंट मैटर अंदर आते हैं, कुछ एक्सेसिव मैटर होते हैं जो एक्सेस अमाउंट में होते हैं, उन्हें ये क्या करता है, मूव आउट कराता है, बाहर फेंकता है। अब इसके कॉन्सेप्ट पर, इस प्रोसेस को हम लोग किसमें समझते हैं, ट्रांसपोर्ट में। और जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो टाइप का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बच्चा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो किसमें होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब बच्चा मैंने साफ साफ यहाँ लिखा है, द transportation of molecules from higher to lower concentration, that is known as passive transportation। लेकिन बच्चा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन किसे कहा जाता है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये बात क्लियर है। अब जो बच्चा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें क्या होता है, नो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। यानी बच्चा ये क्या करता है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं कराता, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या कराता है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये बात क्लियर है। अब बच्चा ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसे दिया किसने था, निकोलसन ने। थोड़ा सा इसे आप देख लीजिएगा। अब इसमें क्या किससे बना है, देखो आपको इसमें दिखाया जा रहा है कि ओलिगोसैकेराइड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, फॉस्फेट बॉन्ड है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्रांसमेरेबल में प्रोटीन है, फास्फोलिपिड, इंटीग्रल प्रोटीन है। ये बात क्लियर है। अब हमें जो बात करना है, मेन जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है सेल का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि व्हाट इज सेल वॉल। तो बच्चा क्या होता है, सेल वॉल इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। यानी सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है बच्चा, खुरदुरा। नॉन लिविंग खुरदुरा स्ट्रक्चर होता है, विच गिव शेप टू द सेल। ये क्या करता है, सेल को शेप देता है, एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। यानी जो सेल होता है उसको जो फिजिकल डैमेज हो जाए या जो फिजिकली कोई इन्फेक्शन हो रहा है उससे बचाने का कार्य करता है। हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, यानी और ये क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का भी काम करता है। एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और ये क्या करता है, बैरियर प्रोवाइड करा देता है, मतलब ये रोक देता है जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं बाहर से अंदर ना जा पाए, इसके लिए ये क्या करता है, उन्हें रोक देता है। अब यहाँ पे बच्चा आप और क्या समझ सकते हैं कि सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड ऑफ सेलुलोज। जो एल्गी का सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है।
और किसका बना होता है? गैलेक्टेंस। गैलेक्टेंस कहने का मतलब है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, इन सब से। मैनेंस, मैनेंस क्या होता है बच्चा? ये क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन होता है। एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, और किसका बना होता है? मिनरल का। और मिनरल में जनरली कौन से मिनरल? कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट सेल वाज कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट सेल होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज से या हेमी सेलुलोज। किससे बना होता है? या तो सेलुलोज या तो हेमी सेलुलोज। और साथ में इसके क्या पाया जाता है? पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। यानी सेलुलोज के साथ पेक्टिन, हेमी सेलुलोज के साथ पेक्टिन या प्रोटीन। जैसे आप पढ़ते हो ना, लिग्निफाइड सेलुलोजिक सेल वॉल, लिग्निफाइड सेलुलोजिक सेल वॉल, यानी सेलुलोज के साथ क्या है? लिग्निन प्रोटीन है। ऐसे ही पेप्टाइडिस, हेमी सेलुलोजिक सेल वॉल। तो ये जो कहा जा रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि जो सेल वॉल है वो या तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और साथ में प्रोटीन से बना होगा। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या समझना होगा? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या होता है? मिडिल लैमेला होता है कि ये किसका बना होता है? पहले तो ये आपको याद रखना है, मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड्स नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ये किसका बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट का, जो नेबर सेल यानी पड़ोसी सेलों को एक साथ जोड़े रखता है। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है कि कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को, किसके लिए? नेबरिंग सेल से। यानी एक नेबरिंग सेल के पास से दूसरे नेबरिंग सेल के पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक दूसरे में जो एक्सचेंज करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा की वजह से। ये बात क्लियर? नेक्स्ट आपका क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे बेटा हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ER। और एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। यानी ये जो छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं उनसे बना होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम डिवाइड करते हैं 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में। किसमें करते हैं? 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में। पहला जो होता है वो क्या होता है? ल्यूमिनल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इनसाइड ER, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की ओर। एंड एक्स्ट्रा लैमिनर, जो यानी बच्चा किससे लिंक्ड हो? साइटोप्लाज्म से। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, इसे 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? RER। और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये रफ क्यों कहा गया? क्योंकि इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम। यानी इफ राइबोसोम is present on the surface of endoplasmic reticulum, then it is known as rough endoplasmic reticulum. Whereas if the ribosome is absent on the surface of endoplasmic reticulum, then it is known as smooth endoplasmic reticulum. और बच्चा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है कि ये अटैच होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रीशन में। यानी ये क्या कराते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। और जबकि बच्चा जब हम फंक्शन की बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये क्या कराते हैं? सिंथेसिस ऑफ लिपिड। क्या कराते हैं? सिंथेसिस ऑफ लिपिड। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? गोल्गी एपरेटस। जो गोल्गी एपरेटस है ये सबसे पहले देखा किसने? कैमिलियो गोल्गी ने। किसने देखा? कैमिलियो गोल्गी। इन्होंने क्या बताया कि भाई इनमें क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर पैरेलली एक विशेष प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी ये स्पेसिफिक टाइप स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज लैमेली इज अरेंज इन पैरेलल कंडीशन एंड दैट इज कंडीशन लैमेली इज नोन एज सिस्टर्नी इन द पैटर्नल कंडीशन। अब बच्चा इनमें क्या होता है? 2 फेसेस ऑफ ऑर्गेनेल आर कॉन्वेक्स। अब बच्चे कॉन्वेक्स और कॉनकेव, अब यहाँ पे 2 फेस की बात कर रही है। अब बच्चे कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपने मिरर पढ़ा रहा होगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अगर
स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब ऐसे अगर इधर से देखा जाए तो ये फेस क्या बना रहा है और इधर से ये फेस क्या बना रहा है। अब बच्चा और यहाँ पे एक फेस ऐसे बन रहा है। तो अगर यहाँ से हम यहाँ से दो अलग अलग की बात करें तो अगर ऐसे कंडीशन है तो ये हम किसे कहते हैं, कॉनकेव में। और अगर ऐसे कंडीशन है तो हम किस में कहते हैं, कॉन्वेक्स में। अब इसी के बेस पर क्या बताया गया कि जो गोल्गी अपरेटस है इसके दो फेस होते हैं, एक कॉनकेव होता है, दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। अब जो बेटा हमें समझना है वो क्या समझना है, फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस। तो गोल्गी अपरेटस का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू बी डिलीवर्ड इन द इंट्रासेलुलर टारगेटेड और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल। यानी ये जो टारगेट सेल होते हैं उनके पास इसेंशियल सिंथेसिस कंपोनेंट लेके जाता है। और क्या सिंथेसिस कराता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus, then the Golgi apparatus function is synthesis of glycoprotein and glycolipids. नेक्स्ट वन क्या है, लाइसोसोम। अब बेटा लाइसोसोम का एक कॉमन नेम है, आपको पता होना चाहिए, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। यानी लाइसोसोम को हम लोग और क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। जो लाइसोसोम होता है ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो क्या कराता है कि जो गोल्गी एपरेटस है उसके पैकिंग में हेल्प कराता है। और ये क्या कंटेन करके रखता है, इट कंटेन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। ये क्या करता है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम कंटेन करता है। यानी ऐसे एंजाइम कंटेन करता है कि जो वाटर डिफिशिएंट कंडीशन हो जाए तो ये ब्रेक करके बाहर निकल जाए। अब ये जो होते हैं बच्चा, इनका जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, लेस देन 7। यानी इनका जो पीएच वैल्यू होता है 7 से कम होता है, इसीलिए ये किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर। और जब एसिडिक नेचर के होते हैं इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग। क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग। अब इनका फंक्शन क्या होता है, इट्स फंक्शन इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इनका फंक्शन क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यानी ये किस में हेल्प करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में। नेक्स्ट हमें आपको क्या बात करना होता है बच्चा, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं कि ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या होते हैं, वैकेंट इन नेचर। क्या होते हैं, वैकेंट इन नेचर, खाली होते हैं। और ये जनरली क्या करते हैं, ये स्टोरेज करते हैं वाटर का, सैप का, फूड मटेरियल का, एयर का। अब इन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसे क्लासीफाई करते हैं कि वैक्यूल्स आर जनरली क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज सच एज। अब बेटा हम लोग किसमें करते हैं, फूड वैक्यूल। किसमें, फूड वैक्यूल। सेकेंड वन एयर वैक्यूल। सेकेंड वन एयर वैक्यूल। थर्ड वन वो ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम और ऑस्मोल रेगुलेशन, इट मीन्स दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब बेटा इन सब में जब हम डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इनका भी एक फंक्शन होता है। अब फंक्शन क्या होता है, इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। यानी एक प्लांट में एक सिंगल मेम्ब्रेन क्या होता है, वैक्यूल होता है, जो कि क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कराता है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड अदर सब्सटेंसेस। यानी जो आयन होता है या अदर सब्सटेंसेस होते हैं उसका क्या कराता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। फैसिलिटेट डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा, कि स्पेसिफिक कंडीशन में डिफ्यूजन कराना। अब बच्चा जो यहाँ पे है आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर एक्सक्रीशन इन अमीबा। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस वर्क में आता है, एक्सक्रीशन में। यानी ये क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल है अमीबा के बॉडी में उन्हें ये क्या करता है, बाहर थ्रू आउट कराता है। और साथ में ये क्या कराता है, डाइजेशन इन फूड। और क्या क्या करा ले रहा है, डाइजेशन इन फूड। यानी ये फूड के डाइजेशन में भी हेल्प कराता है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट वन आपको क्या
मिला माइटोकॉन्ड्रिया। अब बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल मेम्ब्रेन से बना होता है। अब इनका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, स्मूथ, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है कि कई फोल्डिंग्स में डिवाइड होता है। इट मीन द इनर मेम्ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू नंबर्स ऑफ फोल्डिंग्स। अब बच्चा ये जो नंबर ऑफ फोल्डिंग होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी। द नंबर ऑफ फोल्डिंग प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज क्रिस्टी। अब बच्चा ये जो क्रिस्टी होते हैं इनके अपर सरफेस पर एक स्पेसिफिक टाइप का क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल। ये बात क्लियर है। अब जो ये कंडीशन होते हैं इनमें जो इनर कंडीशन होता है, इनर कंडीशन को जो लिक्विड कंडीशन में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, और जो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। ये बात क्लियर है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है ये क्या कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कराता है, साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या कराता है, एरोबिक रिस्पायरेशन कराता है। क्या कराता है, एरोबिक रिस्पायरेशन। अब बच्चा जो एरोबिक रिस्पायरेशन कराएगा तो एरोबिक रिस्पायरेशन कराने के कारण ही ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन। अब बच्चा जो एनर्जी प्रोडक्शन करेगा इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट वन आपका क्या है, प्लास्टिड। नेक्स्ट वन क्या है आपका, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है बच्चा, प्लास्टिड स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करते हैं कि ये प्लांट सेल में और या कुछ स्पेसिफिक टाइप के एनिमल होते हैं, या एनिमल कह लीजिए, या कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें ये पाया जाता है। अब जो प्लास्टिड होते हैं उन्हें हम लोग कितने पार्ट्स में डिफाइन करते हैं, 3 पार्ट में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स में, नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट। नंबर 1 क्या है, क्लोरोप्लास्ट। नंबर 2 क्या है, क्रोमोप्लास्ट। नंबर 2 क्या है, क्रोमोप्लास्ट। एंड नंबर 3 क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। अब जो बच्चा क्लोरोप्लास्ट है ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर प्लास्टिड। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर प्लास्टिड। अब जो सेकेंड वन है ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या होता है, कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस। और जब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट क्या कैसा होता है बेटा, क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर एक्सेप्ट ग्रीन एंड कलरलेस। यानी जो ये कलरलेस है उस कंडीशन को और किसको, ग्रीन को छोड़कर जो कलर बचते हैं वो किस में रखे जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट में। अब बच्चा यहाँ पे इनका क्या होता है, फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब है कि इनके ही प्लेस पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होता है, और साथ ही साथ ये क्या कराते हैं, कलर फॉर्मेशन। क्या कराते हैं, कलर फॉर्मेशन। अब बच्चा जो फ्रूट्स हैं, जो सीड हैं या जो लीफ है, इनका जो ये कलर, डिफरेंट कलर आपको देखने को मिलता है, ये किसकी वजह से आपको दिखाई पड़ता है, प्लास्टिड्स की वजह से। किसकी वजह से दिखाई पड़ता है, प्लास्टिड। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट वन आपको यहाँ पे क्या समझना होता है, राइबोसोम। अब राइबोसोम जो होता है बेटा वो क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प कराता है सिंथेसिस में। किस में हेल्प कराता है, सिंथेसिस में। किसका सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। यानी राइबोसोम हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। किस में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में। ये बात क्लियर है। अब बच्चा इसीलिए जो राइबोसोम है, राइबोसोम को और कहा क्या जाता है, तो राइबोसोम को और क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। ये बात क्लियर रहेगी। अब नेक्स्ट वन आपको यहाँ पे क्या समझना है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन किसे कहते हैं, नेटवर्क ऑफ फिलामेंट।
यानी जो फिलामेंट के नेटवर्क होते हैं, इन्हीं नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। अब जो ये नेटवर्क फिलामेंट होते हैं वो बने किसके होते हैं, प्रोटीन के। अब जो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में, यानी प्रोटीनियस स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म एंड मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूबुल एंड माइक्रोफिलामेंट। यानी ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं बेटा, ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो बने किससे होते हैं, माइक्रोट्यूबुल से या माइक्रोफिलामेंट से। यानी किससे बने होते हैं, माइक्रोट्यूबुल या माइक्रोफिलामेंट्स। ये बात क्लियर है। अब इनका जो फंक्शन होता है, ये क्या, इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट यानी ये क्या करते हैं, सेल को सपोर्ट करते हैं ताकि सेल जो है वो क्या कर सके, एक ही कंडीशन में स्टेबल रह सके। क्या कर सके, एक ही कंडीशन में स्टेबल रह सके। ये बात क्लियर रहेगी। अब नेक्स्ट वन यहाँ पे आपको क्या समझना होता है, फ्लैजला एंड सीलिया। क्या समझना होता है, फ्लैजला एंड सीलिया। जो सीलिया होता है बेटा वो क्या होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर, और जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में। अब सीलिया जो जनरली प्रेजेंट होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर हम एनिमल की बात करें तो आपने पढ़ा होगा पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है कि सीलिया प्रेजेंट होता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। और जब हम फ्लैजला की बात करते हैं एनिमल में, तो यहाँ ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है यूग्लिना में। कहाँ प्रेजेंट होता है, यूग्लिना में। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि सीलिया एंड फ्लैजला आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन। ये बात क्लियर रहेगी। अब बच्चा नेक्स्ट हमें क्या बात करना होता है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। किसके बारे में बात करना होता है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स के बारे में। जो सेंट्रोसोम होते हैं ये कैसे बने होते हैं, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से, और जिनका जो अटैचमेंट पॉइंट होता है उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं, सेंट्रियोल्स कह देते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ये किससे बना होता है, एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से। किससे बना होता है, एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर स्ट्रक्चर। ये बात क्लियर है। अब इनमें क्या होता है, सीलिया और फ्लैजला होते हैं, कभी कभी स्पिंडल फाइबर भी होते हैं, जो कि क्या कराते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प कराते हैं। किस में हेल्प कराते हैं, हेल्प इन सेल डिवीजन। ये बात क्लियर रहेगी। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो होता है ये भी हमारे सेल में क्या होता है, जनरली डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या कंटेन किया रहता है कि छोटे छोटे पोर्स। इन्हीं पोर्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर। ये बात क्लियर है। अब लेकिन जब हम न्यूक्लियर की बात करते हैं और यहाँ पे क्रोमैटिन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है और न्यूक्लियोलाई होता है। अब बच्चा क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या होता है कि भाई डीएनए का नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसका नाम दिया किसने था, फ्लेमिंग ने। किसने नाम दिया था, फ्लेमिंग। ये बात याद रहेगी आपको। और क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या किसका बना होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस एंडो न्यूक्लियोपोर से। अब बच्चा क्रोमोजोम, क्रोमोजोम क्या होता है, डीएनए या आरएनए होता है जो हिस्टोन प्रोटीन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन डिस्क इज नोन एज काइनेटोकोर। यानी जो सेंट्रोमियर का प्राइमरी कंट्रैक्शन डिस्क होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। जो कि क्या होता है, एक चीज़ आपको याद रखना है, जो इरिथ्रोसाइड आरबीसी है इसमें ये अब्सेंट होता है, इसमें ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ये बात क्लियर है। अब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक कहने का मतलब है कि जिसमें जो सेंट्रोमियर है वो एकदम मिडिल में है। कहाँ है, मिडिल में, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक। यानी जैसे ये स्ट्रक्चर है ये बीचों बीच है तो मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक यानी जैसे ये स्ट्रक्चर है और ये, यानी अब एक में बीचों बीच है, एक में ऊपर या नीचे हो जाए। एक्रोसेंट्रिक कहने का मतलब है कि ऐसे, यानी एकदम टर्मिनल पे पहुंच जाए ऐसे। और टीलोसेंट्रिक यानी जो जिसमें एक ही टर्मिनल हो एक तरीके से, यानी ऐसे यहाँ पर। तो ये स्ट्रक्चर कैसे क्या कहलाते हैं, मेटासेंट्रिक यानी सेंट्रोमियर आर सिचुएटेड इन सेंटर पोजीशन। सब मेटासेंट्रिक यानी
सेंट्रोमियर आर सिचुएटेड नियर बाई द पोजिशन ऑफ वन टर्मिनल। एक्रोसेंट्रिक का मतलब है कि बच्चा जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो टर्मिनल से बहुत ही कम पोजीशन पे, लेकिन जो टीलोसेंट्रिक होती है तो उसका मतलब ही है टर्मिनल। ये बात क्लियर रहेगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या समझना होता है, सैटेलाइट। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि सम क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन which gives the appearance of small fragments called satellite। यानी आप देखते हैं कि कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें स्टेनिंग नहीं होती, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ये कैसे दिखाई पड़ते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स की तरह दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सैटेलाइट। ये बात क्लियर है। अब बेटा आपके लिए जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो क्या हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको क्या देना है, जैसे नेम द पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजला। फ्लैजला के मैंने अभी 3 पार्ट बताए थे आपको, अगर याद होगा। मैंने क्या बताया था, हुक बताया था, फिलामेंट बताया था, बेसल बॉडी बताया था या बेसल पार्ट बताया था। सेकेंड वन क्या है, नेम द न्यूट्रिएंट स्टोर्ड इन इलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। अब आप बेटा इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट आप ध्यान दिए होंगे, तो मैंने ये चीज़ बताया था क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब द लाइफ सेल। पर हाँ बेटा ये आपको बहुत याद रखना है कि पहले उस साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है जिसने लिविंग सेल देखा था। तो आपको याद होना चाहिए एंटोनी वॉन लेवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले कौन सा लिविंग सेल देखा था, बैक्टीरियल सेल। व्हाट आर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है बेटा मैंने पहले ही बता दिया। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट एक्सप्लेन द न्यू सेल एराज फ्रॉम। अब बेटा सेलुला ये कॉन्सेप्ट बेटा आपको सेल थ्योरी से याद रखना पड़ेगा। सेल थ्योरी दिया किसने था और उन्होंने क्या कहा था। नेक्स्ट क्या आपको याद रखना है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन इरिथ्रोसाइट। मैंने बेटा आपको अभी ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था 52% एंड 40%। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80 years। व्हाट डज ES स्टैंड फॉर, बेटा ES का मतलब क्या होता है, सब स्टैंड। नेक्स्ट क्या है, राइट द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन अ सेल। साइटोस्केलेटन का किसी भी सेल में जो साइटोस्केलेटन होता है उसका क्या फंक्शन होता है ये बताना है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है कि व्हाट आर न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। अब से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है कि स्टेट द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या है इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन RER एंड SER। RER का मतलब क्या होता है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड SER का मतलब क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आपका क्या है, लिस्ट 2 फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस के 2 फंक्शन बताएं। नेक्स्ट वन क्या है, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ मीजोसोम। मीजोसोम के 2 फंक्शन बताएं। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया फ्लैजला एंड सेंट्रियोल। सीलिया फ्लैजला और सेंट्रियोल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फंक्शन में डिफरेंस क्या है बताएं। नेक्स्ट क्या है बेटा, गिव द स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। क्लस्टर ऑफ राइबोसोम फाउंड इन साइटोसोम, यानी जो राइबोसोम का क्लस्टर साइटोसोम में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सटेंसिव इनफोल्डिंग टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर फोल्डिंग होता है उसे क्या कहा जाता है। नेक्स्ट आपको क्या समझना है, स्टैक्स ऑफ क्लोजली पैक्ड थाइलोकाइड। ऐसे ही बेटा ये डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे, आपको एक एक क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी, खासकर मेडिकल के एग्जामिनेशन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर रखिए, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर क्लास 9th और 11th के लिए। तो बेटा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि बेटा आप सब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।